महाराष्ट्र के चुनाव को देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में 93% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा, 132 सीटें जीत गए। तो वो ज्यादा लड़ रहे थे, बहुमत के करीब पहुंच के, 12 सीट कम रह गए थे बहुमत से। आप 101 में हम 90% का भी स्ट्राइक रेट मान ले तो आपको 90 ही सीटें आएंगी, तब भी 32 सीट की जरूरत है। और पता नहीं कितना बारीकी से राजकुमार जी, एलजेपी वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। एलजेपी जो लड़ रही है ना, 29 सीटें हैं, उसमें एक पर तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो 28 सीटें बची। 28 सीटों में सौरभ जी 20 सीटें ऐसी हैं जो वो लोग आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, डायरेक्टली कंटेस्ट आरजेडी से है, और उसमें 19 सीटें आरजेडी जीती हुई है। मतलब आरजेडी की सबसे स्ट्रांग सीटें 20 हैं जिन पर एलजेपी लड़ रही है। वो ठीक है, आपने कहा दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन नहीं, उसका जीत का परसेंटेज जो है वो नहीं इस तरह का नहीं होने वाला। मतलब मैं कि वो जो उन्होंने, ऐसे तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, राजकुमार जी ने जो सिनारियो बनाया उसको जरा एक बार सोचें। बीजेपी का एक तो बीजेपी सिर्फ एक सिचुएशन में बनता है, वो सिचुएशन ये है, बीजेपी और जेडीयू दोनों पिछली बार से कम सीट पर लड़ रहे हैं, कम सीट पर। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। अब आप इसी चीज को पलट कर देखिए जेडीयू की दृष्टि से, नीतीश कुमार की दृष्टि। 2010 में 115 सीट जीते, उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, उनके कद का नेता न उस समय था ना आज है। कि कितनी सीटें कम थी नीतीश कुमार की बहुमत से? 6 सीट, और उसके लिए उनको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, इंडिपेंडेंट थे, छोटी पार्टियां एक दो आराम से जो है अपनी अकेले की सरकार बना सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को समझते हैं। इसी तरह से बीजेपी ने भी समझ लिया है, बीच में जरूर कोशिश की कि नीतीश को छोड़कर अपना जो है कुछ बनाया जाए, लेकिन वो सामाजिक समीकरण बनता नहीं है जी। और फिर आपके पास उस पर नेता नहीं है। पप्पू यादव की बात याद आई, जब ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उन्होंने कहा कि इनके साथियों ने नीतीश जी का काम लगा दिया। नीतीश जी 101 लड़ रहे हैं, बीजेपी 142 लड़ रही है, और इसमें आप सोचिए तो मतलब एक सेंस में वो एलाइज किसके ज्यादा सगे हैं? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, किसके सगे हैं? छोटी पार्टियां हैं जी, मैं तो इनको एमएसपी पार्टी का कहता हूं। हाँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब भी आप संकट में होंगे इनकी सौदेबाजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो सौदा देने की कैपेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है? नहीं भाई, दोनों में है। अगर 101 सीट लड़ रहे हैं तो फेस है किसका? नीतीश कुमार का। इधर से कौन होगा? तो मैं क्या मानूं, आप कह रहे हैं कि एनडीए की जीत की सूरत में भी बीजेपी का सीएम तो नहीं बनता? किसी भी हालत में नहीं, जब तक बीजेपी का अपना बहुमत नहीं आता तब तक जो है या नीतीश कुमार रिटायर खुद ही रिटायर हो जाए। चलें ठीक है। अच्छा, दूसरा जो उस बातचीत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, प्रशांत किशोर ने दावा ये किया, हम सब लोग जानते हैं कि अर्श या फर्श 10 या 150, लेकिन मजेदार बात यह है कि तुर्रा ये है, वो ये कहते हैं कि मुझे अगर 125 सीट भी आ जाए, 130 सीट भी आ जाए, मतलब मेजोरिटी के आसपास, फुल मेजोरिटी अपने दम पर, तो भी मैं मानूंगा मेरी बहुत बुरी हार है, क्योंकि मैंने 3 साल अपने सब कुछ झोंक दिया है बिहार में, पांव पूरा बिहार नाप दिया है, जो रुपया पैसा सब था, और मैंने कुछ काम नहीं किया इन 3 साल में सिवाय बिहार की यात्रा करने के। तो 150 सीट से कुछ भी कम मेरी हार है। तो फिर उनसे पूछा गया प्रदीप जी से, भाई क्या सूरत बन सकती है ऐसी, इतना कॉन्फिडेंस इस आदमी को है तो क्या जरूरत है? बोले 2 ही बातें हैं। एक तो जो 25% अदर्स को वोट जाता है, इनको लगता है ये मुझे आएगा, उसका 2/3 भी मुझे मिल जाएगा। कुछ मैं बीजेपी और जेडीयू को भी बीजेपी और मतलब एनडीए और महागठबंधन का वोट भी लूंगा। और तीसरा मुसलमान का वोट। और उन्होंने कहा कि अगर ये 30-34% के प्लेयर बन गए तो हू नोस मेजोरिटी में आ जाए। पहली बात तो जो ये कहता है वो ये जानता नहीं कि मुस्लिम साइकी क्या है, पॉलिटिकल साइकी। उसके पास एक बना बनाया विकल्प है आरजेडी महागठबंधन के रूप में। उसको मालूम है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो यही महागठबंधन रोक सकता है। तो 100 प्रशांत किशोर आ जाएं, उनके साथ नहीं जाने वाला। नीतीश कुमार के साथ नहीं जाता, 2020 में नहीं गया। नीतीश कुमार का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है उससे एक दूरी बनाकर रखी। उसी मुद्दे पे छोड़ गए थे वो। तभी जो है, तब भी वो उनके साथ नहीं आया।